नमस्कार स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनुपमा जायसवाल नवयुग वाणिज्य महाविद्यालय से लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम एवं शिक्षण के 3rd यूनिट में निर्माणवादी संरचना के अंतर्गत आज हम वाइगोत्स्की का निर्माणवादी सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। वाइगोत्स्की का कार्यक्षेत्र विकास मनोविज्ञान था। उन्होंने बच्चों में उच्च संज्ञानात्मक कार्य के विकास से संबंधित एक प्रस्तुत किया था। अपने कैरियर के आरंभिक काल में उनका तर्क था कि तर्क शक्ति का विकास चिन्हों एवं प्रतीकों के माध्यम से होता है। वाइगोत्स्की का सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच में एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया था। जीन पियाजे की तरह वाइगोत्स्की भी ये मानते थे कि बालक ज्ञान का निर्माण करते हैं, किंतु इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एकाकी नहीं हो सकता है। यह भाषा विकास, सामाजिक विकास, यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए विकासात्मक उपागम की आवश्यकता है, जो कि इसका शुरू से परीक्षण करे तथा विभिन्न रूपों में हुए हैं। परिवर्तन को ठीक से पहचान पाना, इस प्रकार एक विशिष्ट मानसिक कार्य क्षेत्र जैसे आत्मभाषा को विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में मूल्यांकित किया जाए, न कि एकाकी रूप में। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए उन औजारों का परीक्षण अति आवश्यक है जो संज्ञानात्मक विकास में मध्यस्थता करते हैं तथा उसे प्रदान करते हैं। इसी के आधार पर यह भी मानते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण औजार है। इनके अनुसार आरंभिक बाल्यकाल में ही बालक अपने कार्यों के नियोजन एवं समस्या समाधान में भाषा का औजार की तरह उपयोग करने लग जाता है। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत में सन 1924 और 34 में इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी मॉस्को में अध्ययन किया। यहाँ पर उन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर विशेष कार्य किया, विशेषकर भाषा और चिंतन के संबंध पर। उनके अध्ययन में संज्ञान के विकास के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के प्रभाव का वर्णन किया गया है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा समाज द्वारा किया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है, जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हम जल के अणु का अध्ययन उसके भागों के द्वारा नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति का अध्ययन भी उसके वातावरण से पृथक होकर नहीं किया जा सकता। व्यक्ति का उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ में अध्ययन ही हमें उसकी समग्र जानकारी प्रदान करता है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के दौरान पियाजे का अध्ययन किया, फिर अपना दृष्टिकोण विकसित किया। पियाजे के अनुसार विकास और अधिगम दो अलग धारणाएं हैं, जिनमें संज्ञान भाषा के विकास को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में प्रभावित करता है। विकास हो जाने के पश्चात उस विशेष अवस्था में आवश्यक कौशलों की प्राप्ति ही अधिगम है। इस प्रकार पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विकास अधिगम की पूर्वावस्था है, न कि इसका परिणाम, अर्थात अधिगम का स्तर विकास के ऊपर है। पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए सर्वप्रथम एक निश्चित विकास स्तर पहुंचना आवश्यक है। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास की पारस्परिक प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी होती है, जिसमें भाषा का संज्ञान पर सीधा प्रभाव होता है। अधिगम और विकास अंतः संबंधित प्रक्रियाएं हैं जो छात्र के जीवन के पहले दिन से प्रारंभ हो जाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार विभिन्न बालकों के अलग अलग विकास स्तर पर अधिगम की व्यवस्था समरूप तो हो ही सकती है,
किंतु एक रूप नहीं, क्योंकि सभी बालकों का सामाजिक अनुभव अलग अलग होता है। उनके अनुसार अधिगम विकास को प्रेरित करता है। उनका यह दृष्टिकोण पियाजे के सिद्धांत व अन्य सिद्धांतों से भिन्न है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया इंटरैक्शन ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है, जो एक संस्कृति के दूसरी संस्कृति में भिन्न हो सकता है। उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों के अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में संज्ञान और सामाजिक वातावरण का सम्मिश्रण किया है। बालक अपने से बड़े और ज्ञानी व्यक्तियों के संपर्क में आकर चिंतन और व्यवहार के संस्कृति के अनुरूप सीखते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के कई प्रमुख तत्व हैं। प्रथम महत्वपूर्ण तत्व व्यक्तिगत भाषा। इसमें बालक अपने व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए स्वयं से बातचीत करते हैं। वाइगोत्स्की ने शिक्षक के रूप में अनुभव के दौरान यह जाना कि बालक अपने वास्तविक विकास स्तर से आगे जाकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, यदि उन्हें थोड़ा निर्देश मिल जाए। इस स्तर को वाइगोत्स्की ने संभावित विकास कहा है। बालक के वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच के अंतर क्षेत्र को वाइगोत्स्की ने निकटतम विकास का क्षेत्र कहा है। अब वाइगोत्स्की का शिक्षण के क्षेत्र में क्या उनके विचारों का अनुप्रयोग है। एप्लीकेशन ऑफ वाइगोत्स्की आइडियाज़ इन टीचिंग। वाइगोत्स्की के विचार विकास में प्रतीकों एवं उपकरणों की भूमिका निम्नलिखित है। पहला है सीखने के आधार पर प्रदान करना, टू प्रोवाइड द बेस ऑफ लर्निंग। प्रतीक एवं उपकरणों के माध्यम से छात्रों को सीखने का आधार मिलता है। जैसे शिक्षक द्वारा छात्र के समक्ष एक मॉडल प्रस्तुत किया जाता है जिसमें सूर्य ग्रहण के बारे में बताया गया है, तो इससे छात्र इस मॉडल को देखकर विविध प्रकार के प्रश्न अपने मन में करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप वह शिक्षक से भी इस संदर्भ में जानने का प्रयास करेगा। दोनों ही स्थितियों में केंद्रमुख विकास क्षेत्र का विकास होगा तथा छात्र के सीखने सरल एवं रुचिपूर्ण होगी। दूसरा पॉइंट है सीखने की प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाना, टू मेक इंटरेस्टिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सीखने की प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाने के लिए प्रतीक एवं उपकरणों की आवश्यकता होती है। जब छात्रों के समक्ष किसी शिक्षण यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो उस यंत्र में से छात्र को सीखने की उत्सुकता बढ़ जाती है। इस स्थिति में छात्र उस शिक्षण यंत्र एवं उससे संबंधित गतिविधियों के बारे में जानना चाहता है। सामान्यतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग सीखने की प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाता है, क्योंकि इसमें केंद्रमुख विकास क्षेत्र का विकास होता है, जिससे छात्र को सीखने की गति तीव्र होती है तथा इस उपयोगी माना जाता है। तीसरा पॉइंट है स्वतंत्र वातावरण में अधिगम की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ लर्निंग इन फ्री एनवायरनमेंट। स्वतंत्र वातावरण में अधिगम की व्यवस्था में प्रतीक एवं उपकरणों का योगदान होता है। जैसे एक बालक के समक्ष एक खिलौना प्रस्तुत कर दिया जाता है जिसमें बालक उस खिलौने को विभिन्न प्रकार से परीक्षण करके देखता है। धीरे धीरे वह उस खिलौनों को संचालन उचित प्रकार से सीख जाता है। इसमें अधिगमकर्ता को समय समय पर शिक्षक द्वारा दिशा निर्देश उस स्थिति में प्रदान किया जाता है जब उसको सहायता की आवश्यकता होती है। इस प्रकार केंद्रमुख विकास क्षेत्र का विकास भी संभव होता है तथा स्वतंत्र वातावरण में अधिगम होता है। फोर्थ पॉइंट है तकनीकी ज्ञान के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना, टू प्रिपेयर द बैकग्राउंड फॉर टेक्निकल नॉलेज। तकनीकी ज्ञान के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने की व्यवस्था प्रतीक एवं उपकरणों के माध्यम से संभव होती है। जैसे कक्षा में एक छात्र के समक्ष कंप्यूटर रखा जाता है। प्रथम अवस्था में छात्र को सहायता की आवश्यकता होती है।
द्वितीय अवस्था में छात्र किसी दूसरे छात्र को कंप्यूटर चलाते देखकर उसको चलाने का प्रयास करता है। तीसरी अवस्था में छात्र में कंप्यूटर संचालन के लिए रुचि जागृत हो जाती है। तीनों ही अवस्थाओं में केंद्रमुख विकास क्षेत्र का विकास होता है तथा छात्र को एक ऐसी पृष्ठभूमि प्रदान की जाती है जिससे वह तकनीकी ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। फिफ्थ पॉइंट है कौशलों के विकास में महत्व, इम्पोर्टेंस इन स्किल्स डेवलपमेंट। प्रतीक एवं उपकरणों के माध्यम से छात्रों में विविध प्रकार के कौशलों का विकास होता है। जैसे एक छात्र के समक्ष साइकिल चलाने के लिए विविध चित्र रखे जाते हैं, जिसमें एक छात्र साइकिल चलाने के विविध प्रयास कर रहा है। इसके साथ साथ उसके समक्ष एक साइकिल भी रखी जाती है। छात्र उस साइकिल को चलाने का प्रयास करता है तथा धीरे धीरे साइकिल चलाना सीख जाता है। इसी प्रकार विविध सामाजिक कौशलों को सीखने में प्रतीक एवं उपकरणों का महत्व होता है। इसमें एक और छात्र में कौशलों का विकास होता है तो दूसरी ओर केंद्रमुख विकास क्षेत्र का विकास संभव होता है। 6 पॉइंट है सीखने के प्रति प्रेरणा, मोटिवेशन टू लर्निंग। विविध प्रकार के प्रतीक एवं उपकरणों को देखकर छात्र में सीखने के प्रति प्रेरणा जागृत होती है। जैसे एक छात्र दूसरे छात्र को कंप्यूटर पर कार्य करते हुए देखता है तथा कंप्यूटर के चित्र को देखता है तो उसके मन में कंप्यूटर का चित्र बनाने की तथा कंप्यूटर के संचालन की प्रेरणा जागृत होती है। इस प्रेरणा के आधार पर ही वह अपने साथी छात्र से कंप्यूटर चलाना सीखता है तथा कंप्यूटर का चित्र बनाना भी सीखता है। दोनों ही अवस्था में केंद्रमुख विकास क्षेत्र का विकास होता है तथा छात्रों के कौशलों के सीखने की गति में तीव्रता आती है। इस प्रकार प्रतीक और उपकरण दोनों ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 7 पॉइंट है सामान्य अवधारणा का प्रस्तुतीकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल कॉन्सेप्ट। सामान्य अवधारणा के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया में शिक्षण यंत्र एवं प्रतीकों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे एक छात्र यह देखता है कि कक्षा में विभिन्न जानवरों के चित्र एवं मॉडल रखे हुए हैं। इन मॉडलों से छात्र के मन में एक सामान्य अवधारणा का विकास होता है। इस अवधारणा को वह शिक्षक के सहयोग से स्पष्ट करता है। जब छात्र को इस प्रकार की कोई आकृति दिखाई देती है तो वह तुरंत बता देता है कि इस जानवर का क्या नाम है। इस प्रकार छात्रों को सामान्य अवधारणा के ज्ञान के आधार पर सीखने का अवसर मिलता है तथा केंद्रमुख विकास क्षेत्र के विकास में भी इन प्रतीकों एवं उपकरणों द्वारा अपनी भूमिका का निर्वहन किया जाता है। 8 पॉइंट है बाल केंद्रित अधिगम व्यवस्था, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग अरेंजमेंट। बाल केंद्रित अधिगम व्यवस्था के लिए भी प्रतीक एवं उपकरणों का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे एक छात्र के समक्ष एक ऐसा चित्र प्रस्तुत किया जाता है जिसमें एक बालक कंघी कर रहा है। इस चित्र को देखकर बालक इस प्रकार की गतिविधि स्वयं संपन्न करने का प्रयास करता है, या जो छात्र कंघी करना जानते हैं उनसे वह निर्देश एवं परामर्श प्राप्त करता है। इसमें छात्र की सहायता उनके दूसरे साथी या शिक्षक उस समय करते हैं जब जिस समय साइकिल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी संपन्न होती है तथा केंद्रमुख विकास क्षेत्र का विकास भी संभव है। 9 पॉइंट है करके सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग बाय डूइंग। प्रतीकों एवं उपकरणों के द्वारा छात्र करके सीखता है। इससे प्रथम अवस्था में छात्र तथ्यों के बारे में समझता है। द्वितीय अवस्था में छात्र को इस प्रकार की गतिविधियों को करते हुए देखता है तथा तृतीय अवस्था में वह उस कौशल को प्राप्त करता है। जैसे एक छात्र ने आम का चित्र या मॉडल देखा तो प्रथम अवस्था में वह छात्र आम की अवधारणा से परिचित हुआ। द्वितीय अवस्था में आम का चित्र या मॉडल बनाते हुए छात्र को देखा या उससे परामर्श प्राप्त किया
तथा तीसरी अवस्था में उसने आम के मॉडल या चित्र का निर्माण करने में कुशलता प्राप्त की। इस प्रकार छात्र करके भी सीखता है एवं केंद्रोन्मुख विकास क्षेत्र का विकास तीनों ही अवस्था में होती है। 10th पॉइंट है छात्र का अधिक महत्व, मोर इम्पोर्टेंस ऑफ स्टूडेंट। उपकरण एवं प्रतीकों के माध्यम से अधिगम में छात्र को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। शिक्षक का स्थान मात्र प्रस्तुतिकरण करने वाले व्यक्ति के रूप में होता है। जैसे एक शिक्षक द्वारा छात्र के समक्ष गणित शिक्षण के त्रिभुज का चित्र प्रस्तुत किया। छात्र द्वारा प्रथम अवस्था में गणितीय आकृति के रूप में त्रिभुज की पहचान की गई तथा द्वितीय अवस्था में शिक्षक की सहायता से उसके बारे में अन्य सूचनाएं प्राप्त की तथा तृतीय अवस्था में उसने गणितीय आकृति को निर्मित कर दिया। तीनों की अवस्थाओं में छात्र की भूमिका अधिक रही तथा केंद्रोन्मुख विकास का क्षेत्र के विकास का संभव हुआ। इस तरह वाइगोत्स्की ने शिक्षण के क्षेत्र में अपने विचारों को प्रकट किया। अब नेक्स्ट आता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया एवं संज्ञानात्मक विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है, जो कि निम्नलिखित है। पहला है, शिक्षक को सदैव बालक के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए तथा उसके किए गए कार्य की प्रशंसा करते हुए उसको प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए, जिससे कि वह उत्साहित होकर सीखने की ओर बढ़े। दूसरा है, शिक्षक को छात्र की प्रत्येक गतिविधि का निरीक्षण करते हुए उसकी आवश्यकता के अनुसार सहायता करनी चाहिए, जिससे कि अध्ययन के प्रति छात्रों की रुचि बनी रहे। तीसरा है, शिक्षक को सदैव नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें छात्रों का संज्ञानात्मक विकास उच्च स्तरीय रूप में हो तथा बालक को किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव ना हो। 4th पॉइंट है, शिक्षक का कार्य सदैव बालकों की संज्ञानात्मक अवधारणाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना है, जैसे कि बालक के प्रश्नों का उचित उत्तर प्रदान करना तथा बालक को प्रेरणा प्रदान करना चाहिए। 5th पॉइंट है, छात्रों में अंतःक्रिया के विकास में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन अंतःक्रियाओं में छात्र अपने पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों का नवीन कार्यों में सीखने तथा संज्ञानात्मक विकास में उपयोग करता है। शिक्षक को इन अंतःक्रिया के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हुए छात्रों की सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 6, वाइगोत्स्की का मानना है कि बालकों के सीखने एवं संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संगठनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं सामाजिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक का इन सभी से घनिष्ठ संबंध होता है। शिक्षक को सामाजिक संस्थाओं में सहयोग से छात्रों के संज्ञानात्मक विकास में अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 7, शिक्षक को बालक को सदैव खेलकूद एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे छात्रों में संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ गत्यात्मक विकास भी हो, क्योंकि वाइगोत्स्की ने द्वारा सीखने की प्रक्रिया में गत्यात्मक विकास को अधिक महत्व दिया है। 8वां है, अंतःक्रिया के माध्यम से बालकों में संज्ञानात्मक विकास का एक निर्देशित स्वरूप विकसित किया जाता है। इसके बाद भी शिक्षक को की सहायता की अनिवार्यता होती है। नेक्स्ट है 9वां पॉइंट है, संज्ञानात्मक विकास के अनुकरण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बालक सदैव अपने परिवार में माता पिता व भाई बहन तथा विद्यालय में शिक्षक के अनुकरण करता है। जैसे माता पिता गाय भैंस तथा बकरी आदि पालतू जानवरों के विषय में बालक को बताते हैं कि बालक उसी रूप में उनको स्वीकार करता है। इसी प्रकार शिक्षक को एक आदर्श स्वरूप एवं गतिविधियों के द्वारा छात्रों में संज्ञानात्मक विकास में उनकी सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 10th, वाइगोत्स्की का मानना है कि सीखने की प्रक्रिया
विकास पर आधारित होती है तथा विकास सीखने पर आधारित नहीं होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षक को सदैव संज्ञानात्मक विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विकास में होने वाली वृद्धि सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होती है। थैंक यू। नमस्कार।